प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ नंबर 10 चल रहा था। पाठ 10, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, और ये है अपना कक्षा 10। ओके, तो देखो हम टॉपिक पढ़ रहे थे गोलीय दर्पणों से संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। तो अब हम कल आपको हमने अलग अलग परिभाषाएं बता दी थी, और जो इससे पहले वीडियो था उसमें बताया था आपको भी हम एक साथ चित्र बना के आपको सभी परिभाषाएं बताएंगे। तो सबसे पहले दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव यानी पोल पी। पी फॉर क्या होता है? पोल, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसको किससे लिखते हैं? पोल पी से। ये परावर्तक पृष्ठ है और ये दूरी क्या है? सेम है। तो ये बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के, ये उत्तल दर्पण बन गया। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा थी वक्रता केंद्र, जिसको सी से लिखते हैं, और बताया था कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए सी से लिखते हैं। वह वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो यदि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको संपूर्ण गोला मान लिया जाए, तो उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तथा उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। यानी ये सीपी दूरी होगी, ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। और इसमें गोला इधर बनेगा उत्तल दर्पण में, तो केंद्र बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की, यदि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को संपूर्ण गोला माना जाए, तो उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र तथा उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यदि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को संपूर्ण गोला माना जाए, तो उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र तथा उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह आपको अलग अलग कल बताया था। तीसरी परिभाषा आपको कल हमने बताई थी मुख्य अक्ष की। किसकी परिभाषा बताई थी? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस की। कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव पी से गुजरने वाली अनंत लंबाई की सरल रेखा, जिसके समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, जिसके समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस मुख्य अक्ष कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र सी और दर्पण के ध्रुव पी से गुजरने वाली अनंत लंबाई की सरल रेखा, जिसके समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर क्या होती है? दर्पण पर आपतित होती है, तो वो अक्ष क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। फिर आपको चौथी परिभाषा बताई थी मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, या इसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु।
या फोकस बिंदु, फोकस बिंदु यानी फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे किरणें एकत्रित होंगी और या एकत्रित होती प्रतीत होंगी। फोकस का मतलब जैसे किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस बिंदु, ठीक है, इसको बड़े एफ से लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बता रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो इसमें तो ये वास्तव में मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश की किरण बाईं ओर से आपतित होती है तो ये किरणों को परावर्तन के बाद क्या कर देगा, फैला देगा, ठीक है। तो इसलिए उत्तल दर्पण को तो कहा जाता है उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। प्रति लाइन को डॉट 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 लाइन से और वास्तविक लाइन को डार्क लाइन से, ठीक है, वास्तविक लाइन को डार्क लाइन से। तो ये आपतित है और ये इसके संगत परावर्तित है। आपतित यानी आने वाली और परावर्तित यानी परावर्तन के बाद जाने वाली। तो ये इसका उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। अब अभिलंब कहाँ से डाला जाएगा, अभिलंब डाला जाता है बच्चों सी से। ये हमने अभिलंब डाल दिया, ये कल आपको नहीं बताया था क्योंकि ये मैन चित्र के अंदर बताने वाला था मैं, ठीक है। तो आपको पता है आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। तो ये आपतन कोण आई हो गया और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण हो गया। आपतित किरण आने वाली का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या हो गया, ये थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं, कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, जिसको आई से लिखेंगे। और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। तो दो ही आपतन कोण बन गए और दो ही परावर्तन कोण। तो ये पहली किरण के साथ बनाए तो I1 R1 कह दिया और ये दूसरी किरण के साथ बनाए तो I2 R2 कह दिया, I2 R2। तो ये मुख्य फोकस हो गया जिसको F से लिखा है। तो अगर गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आ जाती है तो दोनों ही बातें होंगी, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। अब स्पेशल आपको ये पूछ ले कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसको कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है यानी आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है तो वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और इसकी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पूछ ले तो जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस को बड़े एफ से लिखते हैं, ठीक है। अभिलंब इसमें भी कहां से डाला जाएगा, यहां से ही डाला जाएगा, डॉट 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 डॉट। अभिलंब इसमें भी कहां से डाला जाएगा, सी से ही डाला जाएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ आपतित और परावर्तित के बीच में ही डलता है अभिलंब, ठीक है। एक तो अभिलंब ये हो गया और एक अभिलंब ये वाला हो गया, ठीक है। तो आने वाली आपतित का अभिलंब के साथ आई आपतन कोण और परावर्तित का अभिलंब के साथ परावर्तन कोण, आने वाली का अभिलंब के साथ आपतन कोण और वापस जाने वाली का अभिलंब के साथ परावर्तन कोण, ठीक है। तो दो ही आपतन कोण बन गए इसमें भी और दो ही परावर्तन कोण। तो I1 एंड R1, I2 और R2
दो दो कोण बन गए I1 R1, पहली किरण के साथ जो कोण बने उनको I1 R1 कह दिया और दूसरी किरण के साथ जो कोण बने उनको I2 R2 कह दिया। 5वें नंबर पे परिभाषा आ जाती है बच्चों फोकस दूरी की। फोकस दूरी जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, इसलिए इसको छोटे f से लिखा जाता है, छोटे f से। तो गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस f और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। अब बाद में वैज्ञानिकों ने मापा कि ये दूरी भी फोकस दूरी के बराबर ही होती है, तो इसको भी क्या कह सकते हैं? फोकस दूरी। और केंद्र से गोले की परिधि पर स्थित है ये P बिंदु, ठीक है। तो ये P बिंदु वर्ग की गोले की परिधि पर स्थित है, तो ये गोले की होगी त्रिज्या। और F और F क्या हो गया? 2F। तो R भी कह सकते हैं, R किसके बराबर हो गया? 2F के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी गोलीय दर्पण में सभी दूरियां है ना दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, और दर्पण का ध्रुव होता है वो मूल बिंदु की भांति होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। लेकिन ये फोकस दूरी है वो इस C और F के बीच की दूरी के भी क्या होती है? बराबर। और C और P के बीच की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या R। तो F और F 2F किसके बराबर हो गया? वक्रता त्रिज्या के, ठीक है। तो ये पहले हम कौन सा दर्पण, और छठी परिभाषा किसकी आ गई? द्वारक की, जिसको इंग्लिश में अपार्चर बोलते हैं और MN से लिखते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वक्राकार परिसीमा जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वक्राकार परिसीमा जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक MN, उसको MN से लिखा जाता है। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वक्राकार परिसीमा जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है यानी आती है, तो वो क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। और दर्पण के द्वारक को किससे लिखा जाता है? MN से लिखा जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये पहले हम कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण के लिए चित्र है। और बाद में हम कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बच्चों अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण को कौन सा? अभिसारी दर्पण। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अभिसारण और दूसरा शब्द होता है अपसारण, ठीक है। अभिसारण करने वाला यानी अभिसारण का मतलब होता है इकट्ठा करना। अभिसारण, अभि का मतलब आकर्षित करना से लिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और अपसारण का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के बाद परावर्तित किरणों को अभिसारित करने वाला दर्पण क्या कहलाता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारण करने वाला क्या कहलाएगा? अभिसारी। या अभिसारित करने वाला क्या कहलाएगा? अभिसारी। और अपसारित करने वाला क्या कहलाएगा? अपसारी, ठीक है। तो आप चित्र से देख सकते हो
किससे देख सकते हो? चित्र से। अवतल दर्पण क्या कर रहा है? प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो इसलिए इस दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहते हैं। यह प्रकाश की किरणें इसमें ऐसे आई और परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर टकराएंगी। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? इकट्ठा करने वाला अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या कर रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणों को ऐसे फैला रहा है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया बच्चों? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण किसको कहते हैं? जो परावर्तन के बाद किरणों को फैला दे। अपसारण का मतलब फैलाना और अभिसारण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और एक चीज है बच्चों, वक्रता त्रिज्या में और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या यानी आर, व फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ में संबंध। तो ध्यान से देखिएगा, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। और फोकस दूरी यहाँ से ये 2 जो है गुणा में इधर भाग में गया, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मान लीजिए किसी दर्पण की फोकस दूरी 8 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 8 सेमी है, तो 2 गुणा एफ के हिसाब से 2 गुणा 8, उसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेमी होएगी। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी 8 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 16 सेमी। और अगर किसी की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 10/2 यानी 5 सेमी होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो तो फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। जैसे व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। ठीक उसी प्रकार। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से अगर समझ में आया तो ही आपको आगे वाले टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों एक नए टॉपिक के बारे में कि गोलीय दर्पणों में किरण आरेखों की स्थितियां। गोलीय दर्पणों में किसकी स्थितियां? किरण आरेखों की स्थितियां। तो वो भाई इस गोलीय दर्पणों में किरण आरेखों की स्थितियां, भाई कौन सी किरण कहां से आएगी तो कहां से जाएगी? 4 स्थितियां हैं। अगर गोलीय दर्पणों में किरण आरेखों की स्थितियों का पता चलेगा, यानी आपतित किरण की क्या पोजीशन है तो उसके संगत परावर्तित किरण की क्या पोजीशन है, तो ही आप गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों की स्थितियां समझ पाओगे। और वो टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए अब जो टॉपिक चलेंगे वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर ये परिभाषाओं का पता नहीं होगा ढंग से तो आप गोलीय दर्पणों में किरण आरेखों की स्थितियां नहीं समझ पाओगे। अगर वो नहीं समझ पाओगे तो प्रतिबिंबों की स्थितियां नहीं समझ पाओगे। प्रतिबिंबों की स्थितियां नहीं समझ पाओगे तो आपको जो दर्पण सूत्र है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वो समझ में नहीं आएगा तो आपको जो उसके ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न है वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रयासरत हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। गोलीय दर्पणों में किरण आरेखों की स्थितियां। किरण आरेखों की स्थितियां, किरण आरेखों की स्थितियां वो देखते हैं अपने। किरण आरेखों की क्या स्थितियां हैं? सबसे पहले बात आ जाती है बच्चों, हम पहले कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। और बाद में कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण।
तो ये अवतल दर्पण है, उत्तल पृष्ठ पे पेंट किया हुआ है। ये द्वारक MN हो गया, ये पोल P हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया और ये हो गया मुख्य अक्ष। तो यदि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेकिन ये दूरी सेम होनी चाहिए। एक मिनट बच्चों, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? F से होकर गुजरेगी। परावर्तन के बाद परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण में ये चित्र ये हो गया। चित्र ए क्या कहता है? अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यानी आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस F से गुजरेगी। मुख्य फोकस F से गुजरेगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इसी के अंदर चित्र B के बारे में, यानी अब हम स्टडी करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। थोड़ा सा डायग्राम जो मार्कर से है वो मैं पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा पढ़े। ठीक है, लेकिन मार्कर से और चौक से डायग्राम में डिफरेंस आ जाता है। तो ये है चित्र B, लेकिन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हो गया पोल P, ये हो गया द्वारक MN और ये हो गया बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये इसके समांतर है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। ये C पॉइंट हो गया और ये P पॉइंट, तो इसमें मिलती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। तो जब यहाँ पे लगा लो, जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर, ये दर्पण के पीछे कह सकते हो, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें तो वास्तव में मिलती है और उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आ गई पहली कंडीशन बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों 2 नंबर कंडीशन की, कि ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, द्वारक MN और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल P, ये आप वक्रता के अंदर कह लो। ठीक है,
तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद बिना किसी विचलन के वक्रता केंद्र से ही क्या होती है, परावर्तित होती है। अगर C से आएगी ना ऐसे, तो बिना किसी विचलन के C से ही क्या होगी, परावर्तित होगी। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। पहले हम कौन सा दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। तो क्या है, जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। भाई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, या तिर्यक दिशा से भी कह सकते हो। तिर्यक दिशा से, तिर्यक यानी टेढ़ी, तिर्यक दिशा से वक्रता केंद्र से आपतित होती है। वक्रता केंद्र से आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद बिना किसी विचलन के, बिना किसी विचलन के वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होती है। वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, उत्तल में क्या पोजीशन है, उत्तल में पोजीशन है बच्चों, ये उत्तल दर्पण हो गया MN द्वारक, ये पोल P यानी दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो जब प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से वक्रता केंद्र पर आपतित प्रतीत होती है, तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होती क्या होती है, प्रतीत होती है। चित्र B, ये कौन सा चित्र है, चित्र B। इसमें आभासी कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होगी, आभासी कंडीशन। जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से, तिर्यक यानी टेढ़ी दिशा से वक्रता केंद्र पर आपतित प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र पर आपतित प्रतीत होती है, यानी प्रतीत लाइन को डॉटेड लाइन से और वास्तविक लाइन को डार्क लाइन से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपतित होती है तो परावर्तन के बाद आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही बिना किसी विचलन के परावर्तित प्रतीत होती है। परावर्तित प्रतीत होती है, ठीक है। तो अगर अवतल में समांतर आती है तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, और C से आएगी तो बिना किसी विचलन के परावर्तन के बाद C से ही वापस चली जाएगी। और उत्तल में क्या होता है, अगर समांतर आई है मुख्य अक्ष के तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, और अगर तिर्यक दिशा से वक्रता केंद्र पर आपतित प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से परावर्तित क्या होगी, प्रतीत होगी। ये दो कंडीशन हो गई और दो और बाकी हैं अभी। तो ये ध्यान रखना, हेडिंग क्या है, किरण आरेखों की स्थितियां, यानी इसमें हम यही देखें किरण कहाँ से आपतित होगी तो कहाँ से परावर्तित होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों
तीसरी और चौथी कंडीशन के बारे में। तो तीसरी कंडीशन क्या है? पहले कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया, पेंट कर दिया उत्तल पृष्ठ पे, Mn द्वारक हो गया, ये पोल P हो गया, ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस हो गया। यदि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से मुख्य फोकस से आपतित होती है, ये डायरेक्शन साइन दिखा रखा है मैंने, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। अगर समांतर आई है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, और अगर मुख्य फोकस से आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से मुख्य फोकस F से आपतित होती है, यानी आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है, ठीक है। और ये हो गया चित्र A। अब चित्र B देखेंगे तीसरी कंडीशन का। उत्तल दर्पण के लिए ये उत्तल दर्पण हो गया, ये द्वारक Mn हो गया, ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो इसमें जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर प्रतीत होती है तिर्यक दिशा से, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जब उत्तल दर्पण में, ये चित्र B है, ठीक है, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से मुख्य फोकस F पर प्रतीत होती है, मुख्य फोकस F पर आपतित होती प्रतीत होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अब लास्ट कंडीशन आ गई बस भाई, किरण 4 ही पॉइंट से आ सकती है, मुख्य अक्ष के समांतर, या वक्रता केंद्र से, या मुख्य फोकस से, और या फिर दर्पण के ध्रुव से। चौथी कंडीशन है बच्चों, पहले हम अवतल के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये दर्पण का ध्रुव P, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र C, ठीक है।
तो जब प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से दर्पण के ध्रुव से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा में दर्पण के ध्रुव से क्या हो जाएगी, परावर्तित। और अभिलंब कहाँ से डाला जाता है, सी से, तो ये ऑटोमेटिक अभिलंब डल गया। आपतित का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण, और परावर्तित का अभिलंब के साथ बनाया गया परावर्तन कोण। अभिलंब यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, ये आपतन कोण हो गया आने वाली का, और ये परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। अभिलंब सी से डलता है, यहाँ से ऐसे ये डल जाएगा, आप समझ गए होंगे। ये आर हो गया परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, और ये आपतन कोण आई हो गया। आने वाली का अभिलंब के साथ आपतन कोण, और जाने वाली का अभिलंब के साथ परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से और आपतन कोण को आई से लिखते हैं, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल। ओके, तो देखो ये उत्तल दर्पण हो गया, ये पोल पी हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र सी। जब प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से दर्पण के ध्रुव से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव से ही परावर्तित होती है, ठीक है। तो देखो जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से दर्पण के ध्रुव से आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव से आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव से ही क्या होती है, परावर्तित होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, यही सेम पॉइंट इसमें है, ये चित्र ए हो गया और ये चित्र बी हो गया, ठीक है। चित्र बी, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से टेढ़ी दिशा से ध्रुव पी पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा से ही परावर्तित होती है, वो दर्पण के ध्रुव से ही परावर्तित होती है, ध्रुव से ही परावर्तित होती है, ठीक है। ध्रुव से ही क्या होती है, परावर्तित होती है। ये बात समझ में आ गई आपकी। तो इन चार कंडीशनों में आपने देखा, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से, ओके, और मुख्य फोकस से आपतित होगी तो समांतर, ठीक है। दो कंडीशन, सी से आएगी तो सी से ही परावर्तित होगी, और पी से आएगी तो पी से ही परावर्तित होगी। समांतर आई तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसमें तो वास्तव में होता है, और इसमें आभासी कंडीशन है 3, और ये वास्तविक कंडीशन है, ठीक है। तो आभासी लाइन को डॉटेड लाइन से और वास्तविक लाइन को डार्क लाइन से। तो समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से, और अगर मुख्य फोकस से आई तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। सी से आएगी तो सी से ही परावर्तित होगी, और पी से आएगी तो पी से ही क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये चार कंडीशन, मतलब प्रकाश की किरण इन 4 पॉइंटों 4 स्थितियों के अनुसार आ सकती है और जा सकती है, ठीक है। तो ये अगर टॉपिक आप समझोगे तो ये आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। धन्यवाद।